हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि उसका बेसिक क्या है, इकोनॉमी है क्या चीज, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। तो दोनों का डिफरेंस देखा था। सारी चीजें हमने जो बेसिक वो सारी डिटेल से देख ली थी। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देख लीजिए, तभी आगे देखने का फायदा है। और ये लेक्चर जो आपको है, कोई वन डे एग्जाम है आपका या फिर कोई स्टेट पीसीएस है, चाहे कोई भी प्रीलिम्स है किसी भी स्टेट का है, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये लेक्चर्स। तो देख लीजिएगा पूरा। और देख लीजिए, यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा। आज हम शुरू करेंगे मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज क्या, ध्यान से देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। तो जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ये पहला पॉइंट है जो नोट डाउन करने की चीज है। और इसकी शुरुआत महबूब उल हक, ये एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, तो इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी और उनके सहयोगी थे। उन्होंने मिलकर इस जो है मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। तो 1990 के अंदर 1990 में मानव विकास सूचकांक की पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसमें मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित तीन चरों को शामिल किया जाता है। तीन चीजें हैं जो मानव विकास सूचकांक में काउंट की जाती हैं, देखी जाती हैं। क्या क्या चीज है देख लीजिए। पहली है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, मतलब ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भी कितना टाइम या कितना लंबा जीवन एक आदमी जी सकता है या एक ह्यूमन बीइंग जी सकता है। दूसरा है शिक्षा सूचकांक, मतलब उसने कितने वर्ष और क्या शिक्षा ग्रहण की है। तीसरा है आय सूचकांक, कि उसकी आय कितनी है, क्या कमाता है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि आय से ही हमें स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। आगे तीनों की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहला जो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की जनसंख्या के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मापन करते हैं। जैसे कि पुराने समय में जो लोग 80 साल तक या 100 साल तक बड़ी आसानी से जी जाते थे, जिनका जो है बर्थडे 1950 या फिर 1950 से पहले हुआ है, तो आपने देखा होगा कि एवरेज लोग 80 से 100 साल तक जी जाते थे। लेकिन जितने भी अभी 1980s में जिनका बर्थ हुआ है, मुश्किल से 70 और 80 क्रॉस करते हैं, उससे पहले ही उनका देहांत हो जाता है। तो ये जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, एचडीआई के अंदर ये काउंट किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचडीआई के तीन कौन कौन से जो सूचकांक हैं जो शामिल होते हैं। तो ये तीनों हैं, ये ध्यान रखना। वहां पर चौथा और भी आपको कोई देख के एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। दूसरा देखिए शिक्षा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक के अंतर्गत दो आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है स्कूल अवधि के औसत वर्ष, मतलब स्कूल में कितना समय बिताया गया, और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, कि टोटल स्कूल में कितने ईयर लग सकते हैं। जैसे कि पहले +2 तक 12वीं करवाई जाती थी। नई शिक्षा आने से पहले, नई शिक्षा नीति के लागू होने से पहले जो है 1 से 12 साल तक पढ़ाई होती थी। और आपको पता है कि इससे पहले जो है 1 से 12 तक की पढ़ाई होती थी। अब क्या कर दिया ऐड, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, ये सारी चीजें अब ऐड कर दी गई हैं। तो अब स्कूल में ही बच्चों के 15 साल लग जाते हैं। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन इसमें ये जो है शिक्षा का सूचकांक भी शामिल किया गया है। आगे देखिए, आय सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर का मापन, क्रय शक्ति क्षमता, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको, के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से किया जाता है। तो आय सूचकांक में जीएनआई काउंट किया जाता है। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या चीज होती है, किस तरह से इसको मापते हैं, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता, नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता किसे माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को। ये पूछा गया है एक दो पेपर्स में कि साइमन कुजनेट्स किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन से।
भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। ये नाम याद रखना, आगे मैं इनकी पुस्तकों के बारे में भी बताऊंगा, वो भी आपने याद रखना है। आपको कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कंप्लीट आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बस आप सारी चीजों को नोट करते रहना और चीजों को रिवाइज करते रहना। रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। आगे देखिए, नौरोजी द्वारा 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई गई है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई थी, 1868 में, और कितनी बताई गई थी, 20 रुपए। ठीक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और उसके जो अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, मई 2019 से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना कार्यालय मई 1951 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ये जो काम है राष्ट्रीय आय की गणना का काम कौन कर रहा था, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में। तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का काम क्या था, राष्ट्रीय आय की गणना करना, और इसका जो है ये कब स्थापित की गई थी, 1951 के अंदर। पहली चीज यहां से क्लियर हो गई। अब वर्तमान समय में यह कार्य जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ कर रहा है। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब एनएसओ ये बना किससे है, तो भाई एनएसओ जो है इसके अंदर दो चीजें हैं, दो चीजों को जोड़ के बना है। एक तो सीएसओ प्लस एनएसएसओ। ठीक, याद रहेगा सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये दो चीजों को जोड़कर एनएसओ बन गया। कब बना है ये, 23 मई 2019। 23 मई 2019 को जो एनएसओ बनाया गया, सीएसओ और एनएसएसओ को जोड़कर। याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय आय की गणना होती किस प्रकार से है, राष्ट्रीय आय की गणना। अब नेशनल इनकम ये तो हमें पता लग गया कि कौन गणना करता है, कौन उसके बारे में मापता है। अब देखते हैं कि ये होती किस तरह से है। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियों से की जाती है। पहली विधि है साधन लागत या आय विधि, मतलब किसी एक इंसान की इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है, ये पहली विधि हो गई। दूसरी उत्पादन विधि, मतलब एक जीडीपी के अंदर कितना उत्पादन किया गया, उस हिसाब से राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। तीसरी है व्यय विधि, मतलब एक इंसान कितना खर्च कर रहा है अपने ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर। इस तरह से हम लोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना 3 तरीकों से जो है भारत के अंदर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आय विधि और उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, मैक्सिमम किया जाता है। व्यय विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये याद रखना, और ये ज्यादा इन दोनों का जो है इनका आंकड़ा सही रहता है, इसलिए ये यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए आगे, समझ आ गया ना कि आय विधि क्या होता है, कि एक इंसान की, मान लो आपके जो एक देश है, एक देश में 10 लोग हैं, एक आदमी यहाँ पर 10 रुपए कमाता है, तो राष्ट्रीय आय कितनी हो गई, 100 रुपए। इसी तरह से जो बी बताया है मैंने, उत्पादन विधि, एक कंट्री है, कंट्री में एक देश है, उसमें 3 ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। एक इंडस्ट्री यहाँ पर 10 प्रोडक्ट बनाती है सालाना,
और उसकी कुछ कीमत है, दूसरी कंपनी भी 10 प्रोडक्ट बना रही है और तीसरी कंपनी भी 10 प्रोडक्ट बना रही है, तो टोटल प्रोडक्ट हो गए 30। इन तीनों की कोई कीमत है 30 प्रोडक्ट्स की, वो जितने भी लोग खा रहे हैं, जितने भी लोग यूज कर रहे हैं, वो हो गई उत्पादन विधि। तीसरा है व्यय विधि। एक कंट्री में 20 लोग हैं, तो ये जितना खर्च कर रहे हैं, एक आदमी एवरेज एक साल में 100 रुपया खर्च करता है, तो ये वहां की राष्ट्रीय आय आ गई। तो इस तरह से तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल था, इतनी छोटी कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती। आपको पता है अर्थव्यवस्थाएं जो है बिलियंस और ट्रिलियंस में आजकल, तो ये आप समझते हैं, ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है, मतलब राष्ट्रीय आय एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसकी गणना हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय आय के लिए जीडीपी और जीएनपी आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। एक और चीज, अगर कोई इन्हीं नोट से पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो चेक कर लेना, आपको सारी चीजें वहां पर डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा कोई हरियाणा सिविल सर्विसेज और इसके अलावा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल स्टडीज के जो आपसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अगर आपको इसके अलावा क्लासेस चाहिए तो आपको पेड क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, पेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। उसके बारे में भी जानकारी के लिए आप हमारे फोन नंबर है 9896160956, तो जो प्री और मेंस की कंबाइंड क्लासेस हैं वो भी आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बैच टाइम टू टाइम शुरू होते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, तो आप देख लीजिए किस टाइम पे आप मैसेज करेंगे, उस समय आपको जो है सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल आप लोग जो है ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं व्हाट इज जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी एक एरिया ले लो, ये वही एक एरिया है जिसका नाम है एक्स। एक्स एरियाज के अंदर जितनी भी यहाँ पर वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, जितनी भी सेवाएं अर्जित की जा रही हैं, इसके अंदर कोई भी जो मनी का लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन है, चाहे आप किसी से काम करवा रहे हैं, चाहे आप किसी से हेयर कट करवा रहे हैं, चाहे आप किसी से खाने का सामान खरीद रहे हैं, जो भी एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक साल के अंदर, वित्तीय वर्ष जो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये एक वित्तीय वर्ष का समय होता है, ये भी पूछा गया सवाल है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, जिसमें विदेशी भी शामिल होंगे, मतलब इस जगह पे जितने भी लोग रहते होंगे, उनके द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कुछ भी यहाँ पर उन्होंने काम किया है, चाहे कोई प्रोडक्ट उत्पादन हुआ है, चाहे कोई सेवा दी है किसी को, तो वो सारी चीजें उनका जो है कुल आय जो उनसे अर्जित होगी उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। समझ आया आपको जीडीपी क्या होता है। इसी तरह से भारत के अंदर कोई भी चीज उत्पादित हो रही है, भारत की जो एरिया है, भारत की बाउंड्री है, उसके अंदर ज्योग्राफिकल एरिया है जो, उसके अंदर कोई भी चीज उत्पादित हो रही है, कोई सेवा उत्पादित हो रही है, चाहे वो कोई देसी कर रहा है, चाहे कोई विदेशी आदमी कर रहा है, कोई सेवा है मतलब कोई सर्विस है या फिर कोई प्रोडक्ट है, तो वो सारी जीडीपी के अंदर काउंट हो जाएगी, भारत की जीडीपी में वो काउंट होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, भारतीय संदर्भ में जीएनपी, अब एक हो गया जीडीपी, एक हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें कि वो क्या था, जीडीपी मतलब डोमेस्टिक, एक एरिया के अंदर। अब सिर्फ नेशनल मतलब जो भारत के लोग हैं सिर्फ वही, आगे देख लीजिए, भारतीय संदर्भ में जीएनपी राष्ट्रीय आय की सभी अवधारणाओं में सबसे व्यापक अवधारणा है। अब आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय आय की सबसे व्यापक अवधारणा कौन सी है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ये क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय की सबसे व्यापक, सबसे बेस्ट अवधारणा है, सबसे बेस्ट है ये राष्ट्रीय आय के बारे में जानने के लिए। अब जीएनपी होता क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है जीडीपी, जीडीपी ज्यादा होती है, जीएनपी कम होती है।
हमेशा आपसे कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज मतलब जीडीपी ज्यादा है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? जीडीपी, जीएनपी ये सही है, या फिर जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी है? वो पूछेगा भारतीय संदर्भ में क्या है, ऐसा पूछेगा आपसे। या फिर जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी, या फिर ये पूछ लेगा आपसे जीडीपी और यहाँ पर कुछ और कर देगा, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी यहाँ पर आपको लगा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ी होती है। ठीक, ओके। तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। अब विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय का क्या मतलब होता है? विशुद्ध आय। भारत के अंदर मान लो ये हमारा भारत है, भारत के अंदर नेपाल से लोग आते हैं, वो क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं और काम के बदले में पैसा लेकर चले जाते हैं। तो ये जो हमारा पैसा है ये जीडीपी से माइनस हो जाएगा। तो जो नेपाल के लोग आए उन्होंने भारत से पैसा ले गए, भूटान से लोग यहाँ पर कोई काम करने आए, किसी और कंट्री गरीब कंट्री से काम करने आए, तो वो यहाँ से पैसा लेकर चले जाएंगे। दूसरी तरफ कोई भारत का आदमी यूएसए में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो भारत के लिए कमा रहा है? नहीं, वो उनकी जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन हमारी जीएनपी में जरूर काउंट होगा। जीडीपी में काउंट नहीं होगा लेकिन जीएनपी में काउंट होगा। अगर कोई अमेरिका में भारतीय बैठा है, पैसा कमा रहा है, वहां से यहाँ पर अगर भेज रहा है पैसा, तो ये पैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नेपाल के लोग यहाँ से पैसा कमाकर ले जा रहे हैं, वो घट जाएगा। अमेरिका से पैसा कमाकर यहाँ आ रहा है, तो वो जुड़ जाएगा। तो ये जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय। यहाँ पर प्लस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस तरह से फॉर्मूला होता है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस, मतलब कोई कंट्री यहाँ से कोई कमा के भी लेके जा रही है, कहीं से हम कमा के भी ला रहे हैं, तो ये प्लस माइनस जो भी होगा वो यहाँ पर साइन आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आपको पता है कि भारत से कम लोग रोजगार लेकर आ रहे हैं और भारत के ज्यादा लोग बाहर बैठे हुए हैं। और ये टाइम टू टाइम चीजें वेरी करती रहती हैं, ये आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ सकते हैं, तो इसकी ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लेना। जीडीपी समझ आ गया, जीएनपी समझ आ गया कि जीएनपी क्या है भाई। जीएनपी जो है जीडीपी समझ गए आप लोग, जीएनपी समझ गए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जिसमें सिर्फ राष्ट्र के लोगों की ही काउंटिंग होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया, अब निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यहाँ पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये है एक्चुअल राष्ट्रीय आय। अब देखिए क्या चीज होता है, एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, डीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास। अब देखिए कोई भी एक बिल्डिंग है, एक साल ये बिल्डिंग, इसकी कीमत जब बनी थी बिल्डिंग की कीमत बस 20 लाख रुपए थी। अगले साल इसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 18 लाख, क्योंकि इसके ऊपर जो पेंट है वो पुराना हो जाएगा, अंदर का फर्नीचर टूटने लग जाएगा, और भी बहुत कुछ इसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर शीशे वगैरह होंगे वो भी टूटने लग जाएंगे, 18 लाख रह जाएगी। तो मूल्य ह्रास। कोई गाड़ियां चल रही है, जीडीपी में कोई गाड़ी आ रही है, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की कीमत थी 5 लाख रुपए, आपने कोई गाड़ी खरीदी 5 लाख की, अगले साल उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 3.5 लाख रुपए। उसके बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 2 लाख रुपए। तो इस तरह से जो मूल्य ह्रास है, जो मूल्य के अंदर कटौती होती है, तो वो डीएनपी से माइनस करके घटा के, जिसको कि डेप्रिसिएशन बोलते हैं, फुट फुट, तो एनएनपी आ जाता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या है? राष्ट्रीय आय डिवाइड में जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर आ जाती है। तो ये आपका जो है एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, सारी चीजें आपको अच्छे से मैंने समझा दी हैं। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत में नियोजन। अब प्लानिंग, प्लानिंग में जो है इससे पहले एक दो चीजें और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 246 रुपए और 9 पैसे, 246 रुपए 90 पैसे लगा लो आप लोग।
कि 246 रुपए, और एग्जाम में कई बार एसएससी के एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम में 247 भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो कोई भी एग्जामिनर, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, वो ऐसा पूछ सकता है आपसे कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कितनी थी। तो 247 रुपए आपको पता होनी चाहिए, ये याद रहेगी आपको। और इसके अलावा एक जीएनपी का फॉर्मूला और है, वो आपको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूं आपको। मैं अभी लिख देता हूँ जीएनपी का फॉर्मूला। जीएनपी को नोट डाउन करने के लिए, जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन, जितनी कंजम्पशन है। ये जीएनपी एट, सीधा सीधा फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछा जाता है। सी का मतलब है कंजम्पशन, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन ऐड हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है या गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है, वो यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है वो जुड़ जाएगी, और जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्स जो एक्सपोर्ट के लिए शामिल किया गया है, और जो एम है ये इंपोर्ट के लिए यहाँ पर लगाया गया। लेकिन कई बार यहाँ पर जो है जेड भी लिखा हुआ रहता है, ये एक्स को यहाँ पर हटाकर यहाँ पर जेड लिख देता है। तो जेड क्या होता है? विदेशों से अर्जित आय। तो विदेशों से अर्जित आय कौन सी होती है? जो लोग वहां से कमा के यहाँ पर भेजते हैं। तो डिपेंड करता है उस समय आपको वहां पर कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये एक्स माइनस एम ना देकर वहां पर जेड भी दिया हो सकता है, जेड प्लस में आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। अब भारत में नियोजन मतलब प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग की जरूरत क्या पड़ी भाई? 1947 में आजाद हो गए, ब्रिटिशर हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले गए। उसके बाद भारतीय इकोनॉमी को या भारत देश को किन लोगों ने संभालना था? तो भारत के लोगों ने संभालना था। तो जो भारत के लोग उस समय, भारत के लीडर जो दूरदर्शी से जो देख सकते थे कि आने वाले समय में भारत कहाँ पर हमें चाहिए और किस तरह का हमें चाहिए, किस तरह का अपना मुल्क देखना चाहते थे, तो उन्होंने भारत में नियोजन प्लानिंग के बारे में सोचा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ के नियोजन पद्धति से प्रेरित है। तो पहला क्वेश्चन तो यही एग्जामिनर पूछता है कि भारत में नियोजन की शुरुआत का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये नियोजन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये विचार कहां से लिया गया? तो भाई ये सोवियत संघ या फिर रूस, रशिया से लिया गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। दूसरा देखिए, भारतवर्ष 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं एवं 6 वार्षिक योजनाओं की विकास यात्रा तय कर चुका है। तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जिसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, आपने सुना होगा बड़ा फ्रिक्वेंटली। तो 1951 से शुरू हो गए और 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं चली थी। तो उनके बारे में आगे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और उनसे जो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में आर्थिक नियोजन पर सर्वप्रथम चर्चा 1934 से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले जो है आर्थिक नियोजन पर चर्चा कब शुरू हुई? तो 1934 में, जब एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके लिए बन गया कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो एम विश्वेश्वरैया, इनकी ये पुस्तक है। एम विश्वेश्वरैया नाम याद रहेगा। ये बुक कब पब्लिश की गई? तो 1934 में आई थी, और इसमें जो है भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा दी गई थी। लेकिन उस समय पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया, इस पुस्तक को बहुत ज्यादा जो है वेटेज नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिशर का रूल था, इसलिए यहाँ पर जो है इस पुस्तक का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, और इसमें जो सिद्धांत दिए गए थे, जो नियम दिए गए थे, जो बताया गया था, वो किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। इसलिए विश्वेश्वरैया को भारत के आधुनिक नियोजन का प्रेरणता भी कहा जाता है। उसके बाद ये पुस्तक जो लिखी गई, तो धीरे धीरे लोगों ने पढ़नी स्टार्ट की, और 1947 तक काफी लोगों ने ये पुस्तक पढ़ ली थी। और ब्रिटिशर हमें हमारा देश देकर चले गए थे, तो
इस जो इकोनॉमी के अंदर, इस पुस्तक के अंदर प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया के अंदर जो दिया गए थे कॉन्सेप्ट, उनको पढ़ पढ़ के ये जो पंचवर्षीय योजनाएं और इनका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से फ्लरिश हुआ। और जो है आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो टारगेट्स दिए गए थे और क्या-क्या टारगेट्स अचीव किए गए थे, सारी चीजें इस पुस्तक की जो जो फाउंडेशन तैयार की गई थी, वो इस पुस्तक के द्वारा की गई थी। और इस फाउंडेशन को पानी किसने दिया, मतलब एक पौधा तो इस पुस्तक ने लगा दिया, और सोवियत संघ ने शुरुआत कर दी, तो फिर और ज्यादा जो है हम वहां से जो कॉन्सेप्ट लेके आए पंचवर्षीय योजनाओं का, तो ये शुरू कॉन्सेप्ट वहां से आया। तो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट सोवियत संघ से आया, और नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो जो इस पुस्तक से प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से फॉर इंडिया से आया। तो ये फॉर याद रखना यार, पता नहीं ऑफ क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं। आर्थिक नियोजन अब है क्या चीज, व्हाट इज आर्थिक नियोजन? आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। मतलब आर्थिक नियोजन के अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, मतलब कुछ टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। लेकिन किस तरह से, जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सीमित मतलब लिमिटेड, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, संसाधन मतलब रिसोर्सेज, उनका कुशलतम उपयोग मतलब एफिशिएंट यूज। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका एफिशिएंट यूज करके अच्छे से जो है, जो हमने टारगेट्स बनाए हुए हैं उनको अचीव करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। डेफिनेशन पता होनी चाहिए। भारत में नियोजन के लक्ष्य तथा सामाजिक उद्देश्यों के स्रोत संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं। नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो संविधान में, जो भारत में नियोजन के बारे में संविधान में कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है, तो भाई पहला तो लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान के अंदर दिया गया है भारत में नियोजन के बारे में। उसमें कुछ लक्ष्य दिए हुए हैं और सामाजिक उद्देश्य दिए हुए हैं कि भारत में क्या-क्या अचीव करना है, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर दिया गया है। और ये बाइंडिंग्स नहीं है राज्य पर, वो चाहे तो ये कर भी सकता है, चाहे तो वो न भी करे। और नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, और समवर्ती सूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची में दिया गया है। पॉलिटी की क्लासेस आपने अगर देख ली है तो फिर तो ठीक है, उसमें आपको समझ आ गया होगा। नहीं देखी तो जब पॉलिटी की क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की। तो आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ सकता है कि नेशनल प्लानिंग समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1938 में। और एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि 1938 में राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन भी यहां से साथ साथ रिवाइज करते चलो। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। और वर्ष 1943 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी योजना की तैयारी की, गांधीवादी योजना को तैयार किया। पहला क्वेश्चन, गांधीवादी योजना किसके द्वारा दी गई थी, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। कब दी गई थी, 1943 में, 1943 में। इसको क्या बोलते हैं, द गांधीयन प्लान। कब आया था, 1943। और किसके द्वारा दिया गया था, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1944-45 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों, इसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दलाल, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, डॉक्टर जॉन मथई, श्रीराम, कस्तूरी भाई लाल तथा ADF श्रॉफ ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, जिसको क्या बोलते हैं, 15 वर्षीय योजना को बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, भारत में आजादी से पहले 15 वर्षीय योजनाएं प्रस्तुत की गई, उस योजना का दूसरा नाम क्या है, बॉम्बे प्लान,
टाटा बिरला प्लान, या फिर ये किनके द्वारा दी गई, तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा। कब दी गई, 1944-45 में। इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं लेक्चर के अंत में आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना की। तो ये नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हो गई थी, जिसके अध्यक्ष सर अर्देशीर दलाल थे। तो ये नाम जरूर याद रखना, नियोजन एवं विकास विभाग के अध्यक्ष कौन थे, सर अर्देशीर दलाल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एम.एन. रॉय तथा भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना, ये नाम याद रखना, एम.एन. रॉय और भारतीय श्रमिक संघ की ओर से रूसी योजना से अभिप्रेरित जन योजना, जिसको बोलते हैं द पीपल प्लान नामक योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये पूछा जाता है कि पीपल प्लान किसके द्वारा दिया गया था, तो एम.एन. रॉय जी के द्वारा या भारतीय श्रमिक संघ के द्वारा। तो कोई भी वहां पर ऑप्शन दे सकता है, या उपरोक्त दोनों, या ए और बी दोनों, इस तरह से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु, समाज में कोई शोषण ना हो, तो क्या हुआ, सर्वोदय योजना। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्व उदय मतलब सबका उत्थान, सर्व उदय उसको बोलते हैं सर्वोदय योजना, मतलब सबको फायदा होगा। तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कब, 1950 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक और चीज है, प्लान्स जो है बहुत ज्यादा सबने प्रस्तुत किए थे, लेकिन काम में कोई नहीं आया, किसी प्लान पे काम नहीं किया गया, ये याद रखना। इन सभी का बस ये पूछा जाता है कि ये प्लान किसने प्रस्तुत किए थे, किस वर्ष प्रस्तुत किए थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया था। आर्थिक कार्यक्रम समिति, इस समिति ने 25 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव में यह सिफारिश की कि देश के एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना होनी चाहिए। सिफारिश के फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो गया। लेकिन अब योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन काम नहीं कर रहा, अब जो है इसकी जगह पर क्या आ गया है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ठीक है, तो प्लानिंग जो कमीशन है ये 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग आया था, और योजना आयोग की अनुशंसा पर, अब ये मैंने बता दिया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, यहाँ पर बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता दिया है कि भाई अब योजना आयोग हट चुका है। अब आपको खबरों में भी योजना आयोग न्यूज़पेपर में भी देखने को नहीं मिलेगा, अब न्यूज़पेपर में आपको नीति आयोग देखने को मिलेगा। नीति आयोग के बारे में अच्छे से मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अब योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आया, जिनकी अनुशंसा पर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई। तो यहाँ पर पहले योजना आयोग आया, उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से एक पंचवर्षीय योजना जो है लागू कर दी गई। आगे हम पढ़ेंगे। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। योजना आयोग आया, इसका काम क्या था, योजना बनाना, मतलब प्लानिंग कमीशन ने एक योजना बना दी और प्रोवाइड करवा दी। इस योजना को मानना है या नहीं मानना, वो किसके हाथ में था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में अनुवाद राष्ट्रीय विकास परिषद। 1952 में ये लाई गई थी। अब ये डिसाइड करती थी कि योजना में क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से योजना को लागू करना है। इसका काम था योजना आयोग का योजना बनाना, बाकी काम एनडीसी का था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। लेकिन ये फिर भी ये परस्पर काम कर रही थी, मिलकर काम कर रही थी। तो यहां तक बात हो गई कि पहली जो है योजना 1951, 1 अप्रैल 1951 हो गई। अब ये जो योजनाएं हैं, ये 12 योजनाएं आपको पता है, मैंने बताया अभी आपको 12 पंचवर्षीय योजनाएं। तो हम एक साथ 12 पंचवर्षीय योजनाएं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले यह देख लीजिए, ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए,
इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर वाइज चैप्टर थर्ड, इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। ये पीडीएफ फाइल हो गई। इसमें दिखा देता हूं मैं आपको क्या क्या चीजें आएंगी। ये देखिए, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। तो इंडिया में जो है प्लान्ड इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपने पढ़ लिया अब तक, इतना बड़ा लेक्चर देख लिया है तो कुछ तो पता लग गया होगा आपको इसमें से राइट आंसर क्या है। इस तरह से आपको जो है इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक अगर किसी को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है क्वेश्चन बैंक के बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल क्वेश्चन बैंक की दे दी जाएगी। और ये जिससे लेक्चर बनाया जा रहा है, अगर यही आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको ये जो है मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ये हमारा जो लेक्चर है एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में हम जो है 12 5 ईयर प्लान्स करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और एक और जाते जाते चीज बता दूं मैं आपको कि भाई सब जो है हर एक टीचर अपना बेस्ट देता है पढ़ाने में, और आपको भी अपना बेस्ट देना चाहिए टीचर की बातें मानने में। जो टीचर कहता है जिस तरह से रिवाइज करो, रिवीजन करो, जिस तरह से मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ कि इस पॉइंट से इस लाइन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ये पूछा जाएगा, इस लाइन से ये पूछा जाएगा। अब पढ़ाने को कई टीचर्स आते हैं, वो नेशनल प्लानिंग कमेटी, प्लानिंग कमीशन पढ़ा के चले जाते हैं, वो नहीं बताते कि क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा गया है, वो आपको कोई डिस्कस नहीं करेगा। वो उनका काम क्या है, आए आपको पढ़ाया। तो ये आपका कोई बीए ग्रेजुएशन नहीं चल रही है, आपकी ग्रेजुएशन की क्लास नहीं है ये कि आया पढ़ा और चल दिए। नहीं, आपने वहां पर जाकर कोई लिखना नहीं है कि हाँ आप कुछ याद रह गया, कुछ थोड़ा बहुत आप मतलब अपनी ओर से ऐड कर देंगे, कुछ रह भी गया। यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन याद करके वहां पर रिप्रोड्यूस करनी है। अगर याद है तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, अगर याद नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लोग रह जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखना। मैं अपना यहाँ पर बेस्ट देता हूँ, आप मेरी बातें बेस्ट फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। जिन जिन बच्चों ने आज तक बातें मानी है, मेरी बातें मानी है, वो आज सिलेक्टेड है, वो ऑफिसर बन गए हैं, वो इंस्पेक्टर बन चुके हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरी बातें मान लिया करो, मैं जो कहता हूँ वो पढ़ लिया करो, जो कहता हूँ रिवाइज वो कर लिया करो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये लेक्चर इंग्लिश में चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।